जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका हम 2023 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट थर्ड कर रहे हैं। पार्ट सेकंड में हम 3 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हम कितने 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, और जो कि हम इसमें पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, जो कि हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए हैं। जिसमें हमें दो क्वेश्चन करने होंगे, हमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे। चार क्वेश्चन पर्सन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन और पर्सन 5 में भी 3 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से हमें दो करने होंगे। ठीक है, जो हमारा पार्ट थर्ड है ये हमारे 20 नंबर का पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, तो इस वर्ष के लिए प्रीवियस इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हूबहू नहीं भी आते, लेकिन इनके जैसे आते हैं तो हम उनको कर पाएंगे। ठीक है, जिससे भी इनको कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। सिस्पन विधि द्वारा जितने भी हमारे गोले का आयतन वगैरह जितने भी क्वेश्चन है इस पार्ट में, इसमें क्वेश्चन में दिए हुए में हम उनको करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर तो उनके जिसके आधार पर हम आगे क्वेश्चन अगर आता है हमारे एग्जाम में तो उनको कर दिखाएंगे। तो वक्त को ज़्यादा करते हुए इन पार्ट को हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो खंडों को हल कीजिए। तो पहले खंड में सवाल दिया हमें क्या दिया है, हमें इस प्रकार कोई सारणी दी है किसकी, समय की और चाल की। और क्वेश्चन क्या पूछा है, 20 मिनट में चली गई लगभग दूरी ज्ञात करें। क्या करने, 20 मिनट में चली गई लगभग दूरी, यानी कि हमारे पास 4 गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है। और किसने क्या पूछना है, 20 मिनट में चली गई दूरी लगभग दूरी ज्ञात करें। तो हम इसको सिस्पन विधि के यानी कि सिस्पन नियम के द्वारा इस क्वेश्चन को हम करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। हम इसको नंबर ऑफ गिनेंगे, यानी कि कितने समय दिया और कितनी चाल दिया, कितनी टाइम्स दिया, यानी कि कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार दिया, यानी कि नंबर ऑफ कितने हमारे पास है 10 है, हो गया ना। एन बराबर कितना आएगा 10। तो इसीलिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर एच का मान निकालेंगे। एच का मान कैसे निकलते हैं, बी माइनस के ए। बी क्या होगा, जो हमारे पास ऊपरला पार्ट होगा, जैसे टी। टी यानी कि टाइम, टाइम कितना हमारे पास बी है, तो सर उसको बी से डिनोट करेंगे। बी बराबर के 20 और ए बराबर क्या हमारे पास स्पीड, यानी कि वी से डिनोट करेंगे स्पीड को हम, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि वेग भी बोल सकते हैं स्पीड को, और स्पीड भी बोल सकते हैं चाल को स्पीड भी और वेलोसिटी भी, यानी कि टी से वी से भी और जी ये एस से भी स्पीड से भी डिनोट कर सकेंगे। लेकिन एस से डिनोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सिस्पर का नियम लगाएंगे वो उससे एस से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर चाल को हम वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी से। तो एच बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, बी माइनस का ए अपॉन एन। ठीक है, एच क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास इस पर नियम में एन एच निकालना होता है, एच वहाँ पे दिया होता है, तो एच इस प्रकार निकालते हैं हम। ठीक है, तो एच निकालने के लिए एच बराबर क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन। बी का मान कितना हमारे पास 20 और ए का मान कितना है 0। ठीक है, और अपॉन में एन का मान कितना निकाला अभी हमने 10। तो 20 में से 0 घटाएंगे 20 और बटे 10 और 10 डिवाइड कर कितना आ जाएगा 2। तो एच का मान कितना आ चुका हमारे पास 2 आ गया। अब उसके आगे जब हम करेंगे इसमें क्या, डी एस बाय डी टी। सॉरी दोस्तों, आपको एक बताने देता हूँ, मैं चाहता हूँ बात, जो हमने क्वेश्चन करा है टेबल बनाई है, हमने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, हमने क्वेश्चन उतारा नहीं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की टेबल उतार ली है। तो टेबल से पहले पास हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, विराम अवस्था से चलने वाली एक रेलगाड़ी का वेग निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, यानी कि निम्नलिखित सारणी में क्या दिया गया, वेग दिया गया, जिससे वह चल रही कौन, एक रेलगाड़ी। और फिर इसने क्या दिया आगे, समय मिनट में तथा किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, समय और चाल है, चाल क्या है उसने, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, क्या दिया उसने, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको इसके आधार पर हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना जब क्वेश्चन करने के बाद तो उसमें हमें क्या करना होगा, देखते हैं हम आगे। हमने क्या करा यहाँ पर, एन का मान निकाला है और एच का मान निकाला है, एन और एच के मान आ चुके हैं। अब जो हमारे पास क्या दिया उसने, 20 मिनट में चली गई लगभग दूरी ज्ञात करनी है। तो लगभग दूरी को उसने कैसे एस से डिनोट करा। जो हमारे पास दूरी होती है वो क्या होती है, 4 गुना समय, यानी 4 इंटू समय। तो कितनी हो जाएगी वह, यानी कि चाल को क्या लिख लेता हूँ मैं, क्या लिख लेता हूँ वी। ठीक है, और समय को क्या लिख लेता हूँ टी, तो वी इंटू टी हो जाए। तो टी के रेस्पेक्ट हम क्या करें, यहाँ पर अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये अवकलन हो जाएगा डी एस बाय डी टी, और यहाँ पर अवकलन कितना हो जाएगा वी। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो डी एस बराबर के वी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों साइड समाकलन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, डी इंटू एस बराबर के समाकलन वी डी टी हो जाएगा, हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिस्पन विधि का द्वारा, सॉरी आपको दिखना होगा इस प्रकार मैंने किया, दोनों साइड समाकलन किया। फिर जब इसको डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, एस, क्योंकि सिस्पन विधि का नियम से, तो ऐसे लिख लिया, सिस्पन हो गया। अब बराबर कितना समाकलन वी डी टी हो गया। और लिमिट कितनी हो जाएगी उसकी, ए टू बी, यानी कि ए टू बी ये 0 to 20। ठीक है, क्योंकि ए का मान कितना हमारे पास 0, बी का मान कितना 20। तो उसके बाद हमने जब इतना निकाल लेंगे, अब इसके बाद दोबारा से टेबल बनाएंगे। अतः यहाँ लिखूंगा मैं दोबारा, अतः टी तथा वी में तालिका होगी, वी में तालिका या टेबल
तालिका होगी। कैसे होगी? अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, विराम अवस्था से चलने वाली एक रेलगाड़ी, तो विराम अवस्था से चल रही है यानी उसकी चाल भी शून्य है स्टार्टिंग में और उसका टाइम भी शून्य है, तो उसको वहाँ से शुरू में क्या लिखना पड़ेगा, मैं शून्य शून्य लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो उस समय को मैं टी से डिनोट कर लेता हूँ और चाल को वी से कर रहे थे डिनोट, ठीक है। अब 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो गया इतना। फिर कितना है, 10 18 25 29 32 20 11 5 2 0। इस प्रकार की टेबल हो गई है, ठीक है। इस प्रकार की तालिका बन गई। अब उसके बाद क्या करना होगा हमें, इसमें जब इस प्रकार हमने तालिका बना ली तो इसमें मैं क्या करना होगा, जैसे कि हमारे पास क्या कहते हैं इसको, इसमें फर्स्ट कोटि दिख रही होगी हमें, फर्स्ट कोटि जैसे कि 0, तो एफ बराबर क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट एफ को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट कोटि। तो कोटि की संख्या टोटल कितनी यहाँ पर, तो कोटि कुल कोटि लिख लो, मैं कुल कोटि बराबर कितनी हो जाएगी 11, 10 तो थी और एक 0 जुड़ गई क्योंकि विराम अवस्था से स्टार्ट हुई वो। तो एफ बराबर क्या होता है V1 और V1 कितना हमारे पास 0 हो गया इतना। अब उसके बाद लास्ट यानी कि लास्ट कहते हैं अंतिम कोटि, तो लास्ट कितनी हमारे पास V11 इक्वल कितने हैं, वो भी हमारे पास 0 है। ऊपर वाले नहीं ले हम कभी आप सोचते हो वी वो ले रहे हैं हम, सॉरी एफ और लास्ट ऊपर की संख्या ले रही टाइम वाली, हमें वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी लेनी स्पीड वाली, ठीक है, चाल वाली। तो V11 कितना हमारे पास, ये भी 0 है, हो गया इतना। अब उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और होती है, ये एफ और एल क्यों निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्पन का 1/3 नियम के द्वारा इस क्वेश्चन को किया जाएगा। वहाँ पर सिस्पन के नियम में h/3 h का मान, s का मान, l का मान, f का मान और h का मान रखकर जिसका समाकलन हम कर पाएंगे उसको आगे हल कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी के द्वारा हम आगे अब क्या करेंगे, यहाँ पर f का मान निकल चुका और l का मान निकल चुका। अब इसके बाद आता है o को क्या लिखते हैं हम, v3 प्लस के v प्लस के 5 v प्लस के 7 v प्लस के 9, ठीक है। अब आप देख सकते हो, एक मिनट एक चीज़ और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, ये V6 और V7 V8 V9 V10 और V11, ठीक है। F बराबर क्या है V1 और L बराबर क्या है V11 बराबर 0 0 आ गए। तो उसी प्रकार O बराबर कितना होगा हमारे पास V3 V5 V7 V प्लस के 9 यानी कि विषम संख्याओं का योग। तो कितना हो जाएंगे सब जोड़ करना है, हो जाएगा हमारे पास 10 ही होगा शुरू में, नहीं V3 है स्टार्टिंग में, तो V3 कितना हमारे पास 18, फिर V5 29, फिर V7 20, फिर V9 5 और फिर 11 तक नहीं इसमें, V9 तक है सिर्फ, ओके ठीक है। तो कितना का 9 और 8 17, 17 और 5 22, हासिल को 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, तो 72 आ जाएगा हमारे पास O का मान। अब उसके आ गया, उसके बाद क्या निकालेंगे हमें E, तो E को क्या कहते हैं फिर V2 V प्लस के 4 V प्लस के 6 V प्लस के 8, ओके। और उसके बाद फिर V प्लस के 10 हो गया। अब उसके आगे भी इनके मान रखकर इनको ऐड करेंगे, तो 10 प्लस के 25 प्लस के 32 प्लस के कितना V6 फिर V8 और फिर V10, तो इनका ऐड करें कितना आएगा 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10, 1 2 3 और 3 6 और 1 7 7 और 1 8 8, तो E का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 80। अब उसके आगे तो आप सोच रहे हो मैंने ऐसे तो बता दिया प्रथम कोटि है, ये क्या है लास्ट कोटि है यानी कि अंतिम कोटि, तो ये हमारे पास O क्या है, O जो होता है इसे हम बोलते हैं शेष विषम कोटि, यानी कि O बराबर क्या होता है शेष विषम कोटि, ठीक है। अब उसके बाद कोटि का योग बोल दो, कोटि का योग O जो निकालते हैं हम, ठीक है। और जो हमारे पास E क्या होता है, E होता है हमारे पास होता है विषम कह रहा हूँ सम, कितना सम कोटियों का योग, क्या होता है E बराबर सम कोटियों का योग, हो गया। क्या निकालते हैं हम सम कोटि यानी कि सम कोटियों का योग, और O क्या निकालते हैं विषम कोटियों का योग, जैसे V3 V5 V7 V9, ठीक है। इस प्रकार अब E निकलेगा O निकलेगा। अब उसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये निकालने के बाद इसका मान हमारे पास E का मान 80 आ चुका और O का मान हमारे पास 72 आ चुका। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम सिस्पन का नियम से करेंगे। क्या होता है सिस्पन नियम से, तो सिस्पन नियम से जब हम करेंगे इसको, S बराबर कितना था जो हमने करा था वो, ये S बराबर के ये इस प्रकार VDT था, ठीक है। तो S बराबर कितना था हमारे पास VDT, लेकिन हमारे पास हमने फॉर्मूले के द्वारा A to B इसकी लिमिट दिखाई थी, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है 0 to
20 है, तो यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी 0 से 20 हो गई। अब इसके सिस्पन के एक तिहाई नियम से इसको करेंगे, तो सिस्पन के एक तिहाई नियम का द्वारा इसका समाकलन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूले के द्वारा, तो h/3 ब्रैकेट में f प्लस के l प्लस के कितना 2 गुणा o, कितना है o, यानी कि o क्या है विषम कोटि का योग, फिर प्लस कितना 4 मल्टीप्लाई e, यानी कि सम कोटियों का योग। ठीक है, इनको ऐड करके हमारे पास यह दूरी निकल जाएगी किलोमीटर में। ठीक है, h का मान कितना निकाला था मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, वो आया था हमारे पास 2। ठीक है, अब उसके आगे h का मान हमारे पास 2 आ गया था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको 2 यहाँ पर, तो 2/3 हो जाएगा, हो गया। f का मान कितना निकाला मैंने 0, l का मान कितना निकाला 0। अब ओके 2 गुणा o का मान कितना हमारे पास 72, आप देख चुके हो 72 आ रहा है। अब उसके आगे फिर प्लस के 4 मल्टीप्लाई ई का मान कितना 80 हो चुका था ना आगे, तो 2/3 ये तो 0 ही रहेगा। फिर 72 दोनों कितना होता है 144 होता है 144, इनके दोनों गुणा कर कितना आएगा 320। अब इन सबको जोड़ेंगे 2/3 गुणा, इन्हें जोड़ो कितना आएगा 4, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 464 आ चुका। ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो क्या करूँ मैं सबसे पहले मैं गुणा करता हूँ 2 की और इनकी 464 की, तो 2 चौक 8 2 6 12 और 2 चौक 8 और 1 9, 928/3 आ जाएगा। जब इसका 928 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा मान, तो आएगा हमारे पास 309.33 किलोमीटर। ये क्या है हमारे पास लगभग दूरी आई है, किसके सिस्पन के नियम से। ठीक है, जिसके सिस्पन के नियम से इसको दोबारा हमने इस क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसने पूछा था मैं किलोमीटर में बतानी थी दूरी इसकी, एक 20 मिनट में चली गई लगभग दूरी, तो 20 मिनट मैंने बता दी क्योंकि इसकी लिमिट भी 0 to 20 थी, तो इसके द्वारा हमने सिस्पन का नियम लगाया और यहाँ पर इसको सोल्व करके दिखा दिया है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। ठीक है नहीं, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ का बै क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बै गोले का आयतन समाकलन विधि से ज्ञात करें। जो हमारे पास क्वेश्चन है समाकलन विधि से गोले का आयतन ज्ञात करना है, सिद्ध करके दिखाना है हमें। ठीक है, किस प्रकार उसका फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, लेकिन हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए गोले का आयतन का। तो गोले का आयतन जो होता है वो कितना होता है, गोले का आयतन बराबर के 4/3 पाई आर क्यूब बोल दो, आर त्रिज्या होती है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ए से डिनोट कर सकते हैं, पाई ए की क्यूब या आर की क्यूब भी बोल सकते हैं या करके। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, गोले के आयतन का। अब उसके आगे अब हम देख सकते हैं हमारे पास गोले का आयतन समाकलन विधि से निकालना है। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास सबसे पहले इसको डायग्राम बना के दिखाएंगे हम। इस प्रकार हमारे पास कोई चतुर्थांश होगा हमारे पास यहाँ एक वर्त बनेगा, बनने के उपरांत अब इसको क्या बोलते हैं हम एक्स अक्स बोलते हैं, बोल दिया इसको वाई अक्स। अब उसके आगे हमारे पास केंद्र बिंदु होता है, मूल बिंदु, उसको ओ से डिनोट करता है हम, कर दिया। और यहाँ पर बिंदु क्या हमारे पास ए और यहाँ पर क्या है बी या सी बोल दो, आपकी मर्जी है, मैं बी ही बोल दिया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर वर्त के, क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, वर्त के केंद्र को, वर्त का केंद्र है उसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु ओ तथा व्यास क्या होगा वर्त का, ए से बी तक की दूरी, तो व्यास क्या है ए बी को एक्स अक्ष के अनुदिश लेने पर। क्यों लिखा हमने, आगे हमारे पास ही लाइन यूज होगी इसलिए प्रकार मैंने लिखा है इसको। तो ए और बी को एक्स क्या लिख लिया मैंने, व्यास ए बी को एक्स अक्ष के अनुदिश लेने पर। ठीक है, तो व्रत का समीकरण क्या होगा, जब एक्स अक्ष के अनुदिश लेंगे हम, व्रत का समीकरण बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास x² + y² बराबर a²। ए क्या होता है मेरे पास त्रिज्या। ठीक है, जिसको हम ए को क्या बोलते हैं त्रिज्या यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या निकाल रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश, जब एक्स अक्ष के अनुदिश निकाले तो यहाँ पर y बराबर हो गया हमारे पास इक्वेशन, तो y² बराबर देख लेंगे इसको, y² बराबर x² को बराबर से इधर ले आऊँगा मैं, तो कितना हो जाएगा a² - के x² हो गया इतना। ये एक्स अक्ष के अनुदिश वर्त का समीकरण आ चुका। अब आगे इसमें क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अतः ए और बी के निर्देशांक, क्या हो सकते हैं क्या होंगे वो देखो। ए हमारे पास क्या त्रिज्या है, तो त्रिज्या यहाँ तक की दूरी होती है, लेकिन एक्स अक्ष पे यहाँ पर हमारे पास एक्स का मान कितना होगा माइनस का, तो कितना होगा -a, 0 तथा बिंदु बी पर क्या होंगे a, 0 होंगे, क्या निर्देशांक किसके ए और बी के हो गए। उसके बाद गोले का आयतन, इसलिए गोले का आयतन क्या निकल का है हमारे पास आगे,
गोले का आयतन बराबर के, वी से डिनोट करते हैं वॉल्यूम को, आयतन को, तो कितना हो जाएगा पाई। पाई इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री एंगल बनना है, किस पे, एक्स एक्स पे, तो पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। और जी माइनस के ए टू ए इसकी लिमिट हो जाएगी। होने के बाद इसमें आगे क्या करना होगा, वाई स्क्वायर क्यों लिखा हमने, क्योंकि एक्स एक्स के हमारे पास वर्ग का इक्वेशन है, इसलिए वाई डी एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो इसलिए वाई स्क्वायर डी एक्स है। और पाई क्यों है, क्योंकि 180 एक्स पर बनना है, 180 डिग्री एक्स पे, ठीक है, इसलिए पाई लिखा मैंने 180 डिग्री की जगह। अब इसमें आगे क्या करेंगे हम, हमारे पास लिमिट पाई तो बाहर है, कॉन्स्टेंट है, अब यहाँ पर 2 से गुणा करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 2, और लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 टू ए, क्यों हो जाएगी ये। अब आप देख सकते हो हमारे पास माइनस ए से ए तक की जा रही दूरी, तो पूरे वर्ग की निकल ली थी हमारे पास क्या, आयतन पूरे वर्ग का निकल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेगा। लेकिन हम अगर जब मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेता हूँ एक्स एक्स के अनुदिशी, ठीक है, एक्स एक्स के अनुदिशी लेते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिट यहाँ से 0 और यहाँ तक कितनी हो जाएगी 0 टू ए हो जाएगी, इसलिए 0 टू इसकी ए लिमिट हो चुकी। और वाई स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास ये, तो यहाँ पर इसको पुट कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और उसका पूरे का समाकलन हो गया इस प्रकार। अब इन दोनों गुणा करें, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आ चुका। इसको क्या करते हैं हम, गुणा अलग अलग समाकलन कर लेते हैं बस इसका, और क्या डायरेक्टली का इसका समाकलन हो जाएगा यार। मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, सॉरी, ए स्क्वायर डी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 0 टू ए लिमिट है, और 0 टू ए लिमिट है, ठीक है। मैं इसको आगे करता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स हो गया, और लिमिट कितना है 0 टू ए, इसका समाकलन कितना करा एक्स आएगा, क्यों ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको बाहर लिख लिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, समाकलन करेंगे तो एक्स की घात 3/3 आ जाएगा, और लिमिट कितना है 0 टू ए हो गया। उसके आगे 2 पाई ए स्क्वायर, तो बाहर ही हमारे पास जब इसकी लिमिट पुट करूँगा तो ए माइनस के 0 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स की घात 3 1/3 बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट के रूप में, चुप, फिर वह इसकी क्या है हमारे पास लिमिट पुट करूँगा तो ए की घात 3 माइनस के 0 आ जाएगा। आने के बाद अब उसको आगे हल करेंगे थोड़ा, तो 2 पाई इसके अंदर गुणा करेंगे ए के क्यूब, माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो ए की क्यूब माइनस के 3 आ जाएगा, और बट्टे में 3, ठीक है। जब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, तो क्या बोलते हैं 2 पाई 3 ए की क्यूब माइनस के ए की क्यूब, कितना आ जाएगा 2 ए की क्यूब बटे 3, तो गुणा करें कितना आएगा 4 पाई ए की क्यूब बटे 3, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन के फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था, गोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई इंटू ए की घात 3, ए के हमारे पास त्रिज्या है यहाँ पर, ठीक है, हमने त्रिज्या को इस क्वेश्चन में ए से डिनोट किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, अगर नहीं आया फिर भी तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखें, क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पिछले साल के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया, निम्नलिखित खंडों में से किन्हीं 2 खंडों को हल कीजिए। तो हमारे पास इस खंड में कितने क्वेश्चन दिए मिलेंगे 3, लेकिन हमें क्वेश्चन 2 करने होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे 2, और पिछले जो क्वेश्चन किए ये भी 10 नंबर के, तो 10 और 10 20 क्वेश्चन का ये 2 क्वेश्चन 20 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, वो दिया है हमें एक्स इंटू वर्गमूल के अंदर कितना है 9 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस के एक्स स्क्वायर, और उसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक्स इसको एज इट लिखा 9 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कंजुएट से गुणा कर दिया है, ठीक है, 9 माइनस के एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे से गुणा, और पूरे का समाकलन, ठीक है। अब उसके आगे अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 9 माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का वर्गमूल इंटू एक्स और डी एक्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो उसका वर्गमूल उसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से इसका ऊपर वाले का वर्गमूल हट जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा एक्स इंटू 9 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे, तो नीचे वाले के ऊपर वर्गमूल रह जाएगा सिर्फ, तो कितना हो जाएगा 81 माइनस एक्स की घात 4, ठीक है। तो हो गया था ना, और पूरे का समाकलन, ऊपर वाले का वर्गमूल हट गया लेकिन नीचे वाले के ऊपर रहेगा। और इस इतना रहने के बाद जब हम क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि यहाँ पर इंटू में एक्स भी है, तो मैं क्या करूँ मैं इसको अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग समाकलन करूँगा। तो एक्स के अंदर गुणा करता हूँ मैं जब, तो 9 कॉन्स्टेंट के बाहर के रूप में लिख लूँगा, तो एक्स ऊपर बचा, नीचे में कितना आ गया यहाँ पर ब्रैकेट अंडर रूट में 81 माइनस के एक्स की घात 4 इंटू डी एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स करेंगे तो माइनस के एक्स की क्यूब हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और बटे में कितना है 81 माइनस के एक्स की घात 4 इंटू डी एक्स, और पूरे का समाकलन। इतना होने के बाद
अब आप आगे क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर इसमें थोड़ा प्रतिस्थापन का यूज़ करेंगे। कैसे, इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, 9 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा आगे हल करता हूँ। तो 9 इंटू एक्स अपॉन में वर्गमूल में कितना, 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस के एक्स की घात 3, इसको क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर भी, इसको भी 9 का स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4 का स्क्वायर और पूरे का इसका वर्गमूल। हो गया। यहाँ पर मैं प्रतिस्थापन करता हूँ, क्या, एक्स स्क्वायर बराबर के टी मान लेता हूँ, और टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। जब टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स बराबर के डी टी हो जाएगा। तो x इंटू डी एक्स बराबर के कितना हो गया, या 2 बट्टे में आ जाएगा, 1/2 इंटू डी टी आ जाएगा। इतना होने के बाद अब आप यहाँ पर यार इसको x की घात 4 ही रहने दो, कितना रहने दो, 4 ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि ऊपर घात 3 है। तो इतना आ चुका। अब इसको भी थोड़ा लेट करना पड़ा, क्या माना, यहाँ पर इसको क्या मान लेता हूँ मैं, x की घात 4 को क्या मान लेता हूँ, एक्स की घात 4। तो दोस्तों आप इसमें एक्स की घात 4 ना लेकर के, तो आप इसको पूरी संख्या हुई मान लो, कितना है, 9 स्क्वायर कितना हो जाए, 81, और माइनस एक्स की घात 4 क्या मान लेता हूँ, यू मान लेता हूँ मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन के लिए। तो 81 माइनस एक्स की घात 4 बराबर के यू मान लेता हूँ। तो यू के रेस्पेक्ट में अब क्या करूँगा, इसमें इसका अवकलन करूँगा, यू के सापेक्ष अवकलन। तो जब यू के सापेक्ष में अवकलन करेंगे 81 को तो 0 हो जाएगा, और एक्स की घात 4 कितना हो जाएगा, 4 एक्स की घात 3 हो जाएगा इंटू डी एक्स बाय डी यू हो जाएगा। यू का अवकलन 1 हो जाता है, और डी यू वहाँ पर गुणा में पहुँच जाता है फिर ये। तो यहाँ पर मैं क्या निकालता हूँ, एक्स की घात 3 इंटू डी एक्स बराबर, ये माइनस के 4 1 के बट्टे में आ जाएगा, तो माइनस के 1/4 और इंटू डी यू हो जाएगा। तो एक्स की घात 3 इंटू डी एक्स बराबर ये आ जाएगा, और इसकी बराबर कितना आ जाएगा, यू हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इसकी, कोई बात नहीं, 9 इंटू इसके बराबर कितना 1/2, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है तो मैंने बाहर लिख लिया, तो डी टी ऊपर पहुँच गया। और इसके बराबर कितना हमारे पास, वर्गमूल में 9 का स्क्वायर जुगा तो, और माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बराबर टी है, और उसको ऊपर उसका भी स्क्वायर लगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। होने के बाद आगे माइनस, और माइनस के 1/4 तो प्लस के 1/4 हो जाएगा, हो गया, इंटू डी यू ऊपर पहुँच गया, क्योंकि एक्स की घात 3 इंटू डी एक्स बराबर के क्या था ये, तो माइनस का 1/4 12 का कॉन्स्टेंट है, तो प्लस का बना दिया इसको, माइनस का पहले था इसलिए प्लस होगा, और बटे में कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट टी, क्योंकि इसके बराबर क्या मानना मैंने, यू, टी नहीं यू मानना है, तो उसके ऊपर कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट में यू हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे हम, 9/2, इसका समाकलन कितना होता है हमारे पास, समाकलन में इसका फॉर्मूला आता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, एक्स के हमारे पास टी है, और अपॉन में कितना ए 9 हो गया, फिर प्लस के 1/4। जब इसका समाकलन करूँगा यू का, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट यू अपॉन में 1/2, और कॉन्स्टेंट सी लगा दूंगा। आप जब इसका समाकलन करोगे अंडर रूट यू का, यू की घात यू को ऊपर ले जाओगे, नीचे अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, उसकी पावर 1/2 जिसके ऊपर लगा होता है, तो उसकी पावर 1/2 जो ऊपर ले जाएगा तो उसकी पावर माइनस के 1/2 हो जाएगा। अब उसके आगे जब इसका समाकलन करेंगे तो उसमें प्लस 1 ऐड होगा, नीचे प्लस 1 ऐड होगा, माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा, यू की पावर 1/2 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 नीचे नहीं लिख दिया, और मैंने ऊपर 1/2 पावर, तो उसको अंडर रूट लगा दिया मैंने, इसको यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। तो इतना होने के बाद 2 वहाँ पर गुना पहुँच जाएगा, तो 9/2 टी मैंने क्या माना था वो लिखेंगे, साइन इनवर्स टी बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे 9 हो जाएगा, प्लस के 1/4 इंटू 2 पर पहुँच गया, ये हो गया। अंडर रूट यू, यानी कि यू बराबर क्या था मेरे पास, 81 माइनस के एक्स की घात 4, तो 81 माइनस के एक्स की घात 4 उसका वर्गमूल, ठीक, और कॉन्स्टेंट सी। अब ये इसको काट सकता है, 2 दूनी 4, तो 9/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस के 1/2 अंडर रूट में 81 माइनस के एक्स की घात 4 कॉन्स्टेंट सी लगाकर इस क्वेश्चन का यह आंसर हो जाता है। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं बड़े नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन लेंथी है, लेकिन हार्ड भी है थोड़ा, लेकिन आप उसको समझने में कोई कठिनाई होगी अगर जब आप अच्छे से समझें क्वेश्चन को, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5वें क्वेश्चन का बै क्या दिया है, समीकरण y घात 3 माइनस के 2y माइनस के 5 बराबर के 0 के वास्तविक मूलों का मान लगभग ज्ञात करें, यानी कि लगभग में इसका वास्तविक मूलों के मान बताने हैं, किसके, इस समीकरण के। जो हमें क्वेश्चन दिया है बीजीय समीकरणों को हल्के चैप्टर से। तो ठीक है, कैसे करेंगे, हम करेंगे इसमें समीकरण दिए है और हमें निकालने इसके वास्तविक मूल, तो इसमें हमें कोई विधि का नाम नहीं देगा, यानी किस विधि से कीजिए, तो हम इसको किस विधि से करेंगे, इसको हम रेप्सन विधि से करेंगे। तो रेप्सन विधि से करने से पहले इसको हम फलन बराबर मान लेंगे, यानी कि y के रूप में दिया हुआ है
तो फलन y बराबर मान लेंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो y घात 3 माइनस के 2y और माइनस के 5 हो गया इतना, और बराबर के 0 है ये, ठीक है। अब इसका हम करेंगे अवकलन, f डैश y हो जाएगा। फिर जब अवकलन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3y² हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आगे जब इस समीकरण में हम इस समीकरण में जो हमारे पास ये समीकरण है, जब हम यहाँ पर एक रख के देखते हैं y की जगह तो कितना आता है, जीरो के सन्निकट आएगा, जीरो से दूर होगा। तो वही हमें चेक करके दिखाना, जो जोड़ जीरो के पास होगा वही उसकी मूलों के अनुपात होंगे, यानी सॉरी मूलों के अनुपात बोल रहा हूँ, मूलों के मान होंगे, वास्तविक मूल के मान होंगे वास्तविक। तो ठीक है, कैसे करेंगे, तो एक रखता हूँ y बराबर, तो f1 कितना हो जाएगा, 1³ माइनस 2 × 1 और माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 2 माइनस के 5, 5 और 2 7 और इक्वल टू माइनस के 6। तो जीरो से छोटा है, यानी कि जीरो से काफ़ी छोटा है ये 6 माइनस का, ठीक है। अगर जब हम दो रख कर देखते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 2 की क्यूब कितना होता है 8 और माइनस के 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस के 5 हो जाएगा। तो 8 माइनस के 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 माइनस के, और 9 में से 8 गया 1 तो माइनस का 1, ठीक है। लेकिन ये भी जीरो से छोटा है, लेकिन यह बात कह सकते हैं कि जो -1 हमारे पास जीरो के थोड़ा पास में है, अगर इसमें -1 में 1 जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन है जीरो से छोटा, लेकिन निकट है किसके, जीरो के। तो कोई बात नहीं, हम एक और वैल्यू रख के देख लेते हैं, 3 रख के देख लेते हैं y बराबर। तो f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3³ 27 होता है माइनस, और 3 × 2 कितना होता है 6 और माइनस के 5, तो 27 और 6 5 कितना होगा, -11। अब 27 में से 11 घटाएं, कितना है हमारे पास 16 प्लस के, लेकिन जीरो से बड़ी आ गई वैल्यू यहाँ पर ये। अब हमें अब बात पता चलेगी यहाँ से, जो हमारे पास इसका वास्तविक मूल होगा वो किस किस के बीच में होगा, 1 और 2 के, सॉरी 2 और 3 की वैल्यू के बीच का होगा, ठीक है। यानी कि 2 और 3 की वैल्यू के बीच का उसका मान होगा, किसका, जो उसका वास्तविक मूल होगा इस समीकरण का। तो देखते हैं आगे इसमें क्या करना होगा हमें। तो f2 और f3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करता है मैं, f2 और f3 के मान की, तो -1 × 16 कितना, तो माइनस का 16 ही आएगा, लेकिन ये फिर भी मान करके जीरो से छोटा आएगा। किंतु इसमें लिखन करके हम, किंतु जो f2 की वैल्यू हमारे पास -1, यह क्या है, -1 है ना, जो -2 सॉरी f2 की वैल्यू कितनी -1, ये शून्य के क्या है, ज़्यादा करीब है, शून्य के ज़्यादा करीब है। इतनी बात तो पता लग गई हमें, करीब है, लेकिन 16 तो है, लेकिन 16 बहुत दूर है, पॉजिटिव तो है लेकिन ये बहुत दूर है, लेकिन ज़्यादा करीब कौन है, -f2 की वैल्यू -1, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास निकल के वैल्यू आएगी वो x0 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 2। हमने x0 को माननी है, यहाँ पर y0 होगी ये, y0 क्योंकि y इक्वेशन में है हमारे यहाँ y बराबर है सारे फंक्शन, तो y0 की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास 2। हो गया इतना। अब इतना होने के बाद हमने सब इस प्रकार माना ही क्यों, हम इसको रेप्सन विधि के द्वारा करने के लिए इस प्रकार इसको लिख रहे हैं, ठीक है, y = 0। अब इसमें आगा हमें इसके वास्तविक मूल निकालने हैं। तो वास्तविक मूल क्या होते हैं, मैं लिखता हूँ माना क्रमिक रूप से मूलों के लगभग मान, किससे डिनोट करते हैं हम, लगभग मान x1 और x2 और x3। इस प्रकार हमारे पास लगभग मान में निकल के आते हैं क्वेश्चन के आंसर, यानी कि जो पूछा ना वास्तविक मूलों के मान ज्ञात कीजिए लगभग में, तो इस प्रकार ही x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल कर दिखानी है हमें। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, रेप्सन विधि से, जिसको हम रेप्सन सूत्र बोलते हैं, रेप्सन सूत्र, ठीक है, न्यूटन रेप्सन सूत्र है वो, न्यूटन रेप्सन सूत्र से। तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है मेरे पास x × n+1 बराबर के 2x की पावर कितनी 3, ठीक है, और जी n हो जाएगा इतना। फिर उसके आगे कितना माइनस के नहीं प्लस के 5 हर अपॉन में 3x² × n और माइनस के 2। ये हमारे पास रेप्सन विधि का फॉर्मूला होता है। इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, इसके मान निकालेंगे, किसके, क्रमिक मूलों के मान, जो हमारे पास वास्तविक मूल पूछे वो इसका मान निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम x1 निकाल लेंगे, यानी कि x1 की वैल्यू हमारे पास जीरो के सन्निकट आती भी है नहीं आती है, ठीक है। तो x1 की वैल्यू निकालता हूँ मैं, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के द्वारा। x1 यहाँ पर आखिर बना होगा कैसे, अगर जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 लगा रखना, तो x0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि x0 + के 1, जब तक x1 बनेगा हमारे पास इसे, ठीक है, बराबर के यहाँ भी स्त्रोई 2x की घात कितनी हो जाएगी 0 और उसकी घात 3 प्लस के 5 अपॉन में 3x² × 0 माइनस के 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x1 की वैल्यू निकल के हो जाएगी, तो बराबर कितना आ जाएगा ये 2x, x0 का मान कितना निकालना मैंने यार, x में नहीं होगा ये y को होगा,
वाई होगा वाई। अगर एक्स में होती हमारे पास इक्वेशन तो एक्स में लिखते इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ रेफरेंस सूत्र उसने जो बुक में दिया रेफरेंस सूत्र एक्स के रूम में दिया है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन क्या है वाई के रूम में, तो इसलिए वाई लिखेंगे एक्स की जगह, ठीक है। तो वाई 0 + 1 हो जाएगा और 3y² इस प्रकार हो गया ये। अब y1 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो y0 की मान हमारे पास था कितना है, 2 था, तो यहाँ रखता हूँ 2 और 2 की घात 3 और प्लस के 5 लिख लिया। अब इतना आगे 3y² यानी कि 2 का स्क्वायर, y0 का मान ही तो 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस के 2, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8 और प्लस के 5 बटे में 3 × 4 - के 2। तो भैया 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना 21, 3 चौक 12, 12 में 2 गए कितना आ जाएगा 12 में 2 गए 10। अब जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.1। आगे हमारे पास क्या है x1 की वैल्यू, x1 की नहीं y1 की वैल्यू, y1 ही तो ये y1 कितना आएगा 2.1 हो गया इतना। लेकिन अगर हमें किसी ने पूछे एक मोल नहीं पूछा, उसने उन्होंने पूछा वास्तविक मूलों का मान, मूलों का यानी कि एक से अधिक। और जब y2 निकालता हूँ यहाँ से तो y2 क्या लिख लूँगा y1 + y1 लिख लूँगा भाई। तो कितना हो जाएगा फिर ये 2y1 का क्यूब प्लस के 5 हो जाएगा, फिर अपॉन में 3y² 1 प्लस माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 × y1 का मान कितना 2.1 और उसकी क्यूब फिर प्लस के 5 बटे में फिर 3y1 का मान कितना 2.1 और उसका स्क्वायर और माइनस के 2 हो गया इतना। अब उसके आगे जब इसका स्क्वायर करेंगे ये 2 तो जुगा तो रहेगा शुरू वाला, 2.1 का जब स्क्वायर करेंगे सॉरी क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 9.261 आ जाएगा। कितना आएगा 9.261 और बटे में और प्लस के 5, ठीक है। तो 3 × 2.1 का स्क्वायर कितना होता है 441 यानी 4.41 हो जाएगा और माइनस के 2। तो यहाँ पर y2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी y1 + y2, तो कितना हो जाएगा ये इससे गुणा करता हूँ मैं 2 × 2 2 × 6 = 12 और 2 × 4 और 1 5 और 2 × 9 18, तो 18 प्लस के 5 और 3 × 3 3 चौक 12 3 चौक 12 और 1 13, तो 13.23 और माइनस के 2। इस प्रकार से हल करके कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 2.09 कितना आ चुका 2.09, ठीक है। इसी प्रकार हम y3 निकाल लेंगे, तो लास्ट निकाल लो हम सिर्फ y3 जिससे हमें पता चल जाए एक्जैक्टली वैल्यू है क्या। यहाँ पर 2.09 आई और वहाँ पर कितना 2.1 आ रहा नहीं, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू है ये वह वाली बड़ी है या छोटी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी देखता हूँ मैं यहाँ पर y3 निकालता हूँ। तो y3 कितना होगा y2 + 1 करके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y2 की क्यूब प्लस के 5 बटे 3y का स्क्वायर और 2 स्क्वायर और माइनस के 2, तो 2y2 का मान कितना 2.09, तो ओके उसका क्यूब फिर प्लस के 5 बटे में 3 × y² का मान 2.09 का स्क्वायर और माइनस के 2, ओके। अब उसके आगे जब हम इसका क्या कहते हैं इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आंसर, तो उसको हल करके मैंने थोड़ा इसको मैंने अलग से हल करा। आप इसको चाहे अलग से हल करेंगे तो मैंने पहले से हल कर रखा था, उसका मान कितना आ जाएगा सारा सोल्व करके वो आ जाएगा 2.095, कितना है 2.095 आ रहा है। इसको कैलकुलेट करके सारा आप इसको अलग से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, तो मैंने इसको पहले हल कर लिया था, इसको लिए मैंने इसके हल करके डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया किसका y2 का y3 का। तो y3 का मान कितना है ये, अब आप देख सकते हो यहाँ से y3 का मान कितना है 2.095 और y3 का मान है और y2 का मान कितना है 2.09, तो y2 और y3 के मान लगभग समान है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा चूँकि करके लिखता हूँ मैं यहाँ पर, जिससे कि सवाल हमारा आसान सा हो जाए। तो y2 तथा y3 के मान दशमलव के 2 अंकों तक समान है नहीं है। अब आप देख रहे हो 2.09 और 2.09 है इस प्रकार ही, कोई बात नहीं समान है। तो अभिष्ट मूल हमारे पास क्या हो, जो वास्तविक मूल पूछा था उसने, लेकिन एक्चुअल मूल क्या निकल गया जो आया हमारे पास, इसलिए जिसको हम अभिष्ट मूल लिख लेंगे। अभिष्ट मूल जो उसने पूछा था वो था हमारे पास 2.09, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। हमने थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे इस पेपर के लिए, इस प्रकार हमने इसको थोड़ा आराम से कराया है। आप दोबारा से देखने की कोशिश जरूर करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है इस बार पूछा जाए, लेकिन इस प्रकार ये है ना पूछा सेम टू सेम, यहाँ पर y की जगह x कर दे वो तो इस प्रकार पूछ लेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार हमने इसको किया, सबसे पहले इसको इसका अवकलन किया, फिर यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू पुट करी मैंने वाई की जगह, फिर यहाँ पर जो निकट आ रहा है जीरो के वैल्यू, तो वाई जीरो का मान हो जाएगा जो 2 हो गया जैसे यहाँ से। तो यहाँ पर जो हमारे पास मोल निकालने हैं, जिससे हम एक्चुअल वैल्यू निकाल पाएंगे किसके सन्निकट बैटरी वैल्यू सही, तो x1 x2 x3 हो जाएंगे, y1 y2 होंगे यहाँ पर क्योंकि y है सर ये, तो y1 y2 y3 हो जाएगा। और जब x में होती है इक्वेशन तो x1 करके होती है, तो न्यूटन रेफरेंस सूत्र हमारे पास ये होता है, क्योंकि x के रूम में दिया है तो मैं इसको x की जगह y रख के रूम में, क्योंकि y में हमारे पास क्या इक्वेशन है, इसलिए x की जगह मैंने y रखा है। उसके बाद जब हम y1 निकाल लेंगे तो y1 को क्या लिखता हूँ y0 प्लस के 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये xn की जगह तो 2y0 की क्यूब प्लस के 5 और 3y स्क्वायर 0 माइनस के 2। अब आप देख सकते हो तो 0 में 1 में जोड़ो तो y1 हो जाएगा, और इधर 2 मल्टीप्लाई y0 का मान कितना हमारे पास 2, तो 2 की क्यूब प्लस के 5 फिर 3 और y0 का मान 2 का स्क्वायर माइनस के 2, तो इस प्रकार इसको हल करके 2.1 आ चुका। इसी प्रकार y1 का मान 2.1 है। अब निकालना मुझे y2, तो इसको y1 प्लस के y1 लिख सकता हूँ, y2 को लिख लिया y, फिर यहाँ पर y1 का क्यूब और y1 का स्क्वायर नीचे, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 2.09 इसका आंसर। फिर उसी प्रकार मैंने उसका y3 का मान निकाला, उसको 2+1 करके यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आया है। अब हम देख सकते हैं यहाँ से चूँकि y2 तथा y3 के मान लगभग दशमलव के 2 अंकों तक समान है समान, तो ये हमारा अभिष्ट मूल होगा। ठीक है, यानी कि यही हमारे पास एक्चुअल इसका मूल होगा, जो हमारे पास जो उसने पूछा था वास्तविक मूल का मान लगभग में, तो कितना होगा वो 2.09 के समथिंग होगा, और जो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखा जहाँ से हमने स्टार्ट करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कितना अच्छा क्वेश्चन है अगला। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 5वें क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारे क्वेश्चन पेपर का यह लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, x dx अपॉन में x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी लिमिट है 0 से अनंत का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ये सोच रहे हैं यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका आंशिक भिन्न को करने लग जाओगे, लेकिन इसको आंशिक भिन्न से नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट दी हुई है, क्या दी है लिमिट 0 टू अनंत, इसकी लिमिट दी हुई है। तो मैं क्वेश्चन समझ जाना चाहिए, तो क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, तो क्वेश्चन हमारे चैप्टर से आया है निश्चित समाकलन से। ठीक है, तो उसको निश्चित समाकलन के आधार पर ही इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन आई बराबर मानेंगे, तो 0 टू इसकी लिमिट अनंत हो जाएगी, और x dx अपॉन में कितना हो जाएगा x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इतना होने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा प्रतिस्थापन करना पड़ेगा इसमें, क्या माना x बराबर tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं थीटा के सापेक्ष में अवकलन करता हूँ, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा ये। उसके बाद tan थीटा का समाकलन अवकलन कितना होता है, वो होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ dx की वैल्यू कितना जाएगी sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और अब आप देख रहे हो यहाँ पर जब हमने एक प्रतिस्थापन किया था उसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी यहाँ से। कैसे, अब x के रूप में हमारे पास ये झंझट था सब, तो मैं कहते हैं यहाँ x बराबर अनंत लिखता हूँ, इधर बराबर क्या है tan थीटा, तो tan में किसकी वैल्यू होती है थीटा, अनंत होती है tan π/2 की, π/2 का मान होता है अनंत, तो tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल आउट होगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा π/2। अगर मैं 0 लिखता हूँ तो tan 0 का मान 0 होता है, तो 0 टू π/2 उसका मान हो जाएगा, मान लिमिट हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन आई बराबर 0 टू π/2 उसकी लिमिट हो चुकी इस क्वेश्चन की। x बराबर क्या हमारे पास tan थीटा, तो मैंने लिखा tan थीटा अपॉन में x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको बस x की जगह मुझे tan थीटा लिखना, तो कितना हो जाएगा tan थीटा प्लस के 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1 हो गया। अब उसके बाद dx बराबर कितना हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, तो इंटू sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो गया इतना मान हमारे पास। अब इसके आगे इंटीग्रेशन आई बराबर अब आप देख सकते हो यहाँ पर tan थीटा ओके अपॉन में 1 प्लस के tan थीटा लिख लेते उसको मैं, तो 1 प्लस के tan थीटा हमारे पास क्या है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा होता है तो इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर मैं sec स्क्वायर थीटा रख दूंगा यहाँ पर, तो रखा मैंने sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और मल्टीप्लाई पर क्या हमारे पास sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और लिमिट 0 टू π/2 है ही पहले से ही, तो इंटीग्रेशन है बराबर क्या हुआ हमारे पास tan थीटा और डी थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan थीटा और लिमिट 0 टू π/2 और पूरे का समाकलन हो गया। अब उसके आगे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब ऊपर एक जोड़ देता हूँ और एक घटा देता हूँ, तो मैं लिख लूँगा 1 प्लस के tan थीटा और माइनस के 1, फिर अपॉन में कितना 1 प्लस के tan थीटा और पूरे का समाकलन। ठीक है, फिर आगे मैं क्या करता हूँ इसको अलग लिख लेता हूँ और इसको अलग, जैसे कि ऐसे
वन प्लस के टेन थीटा अपॉन में वन प्लस के टेन थीटा, फिर माइनस के वन, वन अपॉन वन प्लस के टेन थीटा और डी थीटा। इसका भी समाकलन लिमिट 0 to π/2 दोनों की 0 to π/2 हो गया। इतना इतना होने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर आई इंटीग्रेशन बराबर हमारे पास क्वेश्चन चल ही रहा है। उसके बाद जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचा यहाँ पर वन डी थीटा और जी लिमिट 0 to π/2 और उधर कितना बचा ये तो जू का तो ही रहेगा, जू का तो नहीं रहने का, उसमें थोड़ा कन्वर्ट करें हम क्या वन अपॉन वन प्लस के टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन के कोस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जी लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार हो जाएगा 0 to π/2 उसकी लिमिट हो जाएगी। अब उसके आगे जब इसका समाकलन करूँ मैं डी थीटा का तो कितना हो जाएगा थीटा हो चुका था ना। अब उसके आगे लिमिट कितनी हमारे पास 0 to π/2। अब उसके आगे कोस थीटा प्लस वन में करूँ तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा और कोस थीटा ऊपर पहुँच जाएगा तो कोस थीटा अपॉन में वन प्लस के कोस थीटा प्लस के साइन थीटा हो चुका और इंटू डी थीटा लिमिट 0 to π/2। ठीक है, अब आप देख सकते हो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फंक्शन है इसको थोड़ा अलग से करना पड़ेगा मुझे। क्यों, अब कैसे बताऊँ इसको, जो हमारे पास इसको मैं थोड़ा अलग करूँ जिससे हम क्वेश्चन को आगे हल कर पाए। तो उसको मैं क्या करता हूँ I1 बराबर मान लेता हूँ। क्वेश्चन तो हमारे पास I बराबर चल रहा है लेकिन मैं जो क्या लिखता हूँ I1, तो I1 बराबर मान लिया मैंने क्या कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस के साइन थीटा, ठीक है, और इंटू डी थीटा लिमिट 0 to π/2 हो गया इतना। अब यहाँ में इसमें निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज जो हमारे पास गुण दिया हुआ है, गुण क्या कहता है, इसको समीकरण एक मान लेंगे, सबसे पहले मान लिया। अब यहाँ पर समीकरण एक में क्या करेंगे y1 प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास लिमिट 0 to π/2 होगी और जो उसको एंगल होगा जैसे कोस थीटा का, थीटा क्या है एंगल है इसका कोस का, तो उसको π/2 में से माइनस कर देंगे तो π/2 माइनस का थीटा हो जाएगा और अपॉन में कोस थीटा यहाँ पर भी नीचे इस प्रकार करेंगे π/2 माइनस के थीटा और जी फिर प्लस के साइन π/2 माइनस के थीटा हो गया और डी थीटा। अब उसको आगे हल करते हैं 0 to π/2 लिमिट। अब कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, कोई बात नहीं होगा जी, और कोस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो गया। ये समीकरण 2 बना लिया मैंने। इतना बनाने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज को क्यों यूज करा है। ये हमारे इस क्वेश्चन में जो निश्चित समाकलन में है जितने क्वेश्चन करते हैं करे हमने वो अधिक से अधिक इन गुणों के द्वारा ही करे हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ के द्वारा ही किया है। चाहे हमारे आप वीडियो जाकर देख सकते हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अच्छे तरीके से समझ जाए किन किन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके निश्चित समाकलन हम कर सकते हैं। ठीक है, और पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन दिया हुआ है। तो उसके बाद इस प्रकार हमारे पास ये बन गया समीकरण 2 और समीकरण 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर लेंगे जिससे कि हमारे पास I1 की वैल्यू निकाल पाए और यहाँ पर रख पाऊँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना होने के बाद तो I1 और उसका I1 कितना हो जाएगा 2I1 हो गया। होने के बाद अब आप देख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस के साइन थीटा डी थीटा और प्लस के ऐड कर रहे हैं हम, इसको ऐड कर रहे हैं 0 to π/2 लिमिट साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस के कोस थीटा और डी थीटा, इसकी भी लिमिट कितनी है 0 to π/2। अब आप देख सकते हो इनकी दोनों फलनों की लिमिट भी सेम टू सेम है और अपॉन हर जो इनका हर है वह समान है, तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी। तो मतलब कहने का ये है तो 2I1 बराबर कितना हो जाएगा कोस थीटा प्लस के साइन थीटा हो जाएगा और अपॉन में कोस थीटा प्लस के साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि इसके हर समान है और लिमिट 0 to π/2 रहेगी और डी थीटा। अब यहाँ से देख सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास 2I1 की वैल्यू कितनी आ चुकी 1 डी थीटा लिमिट 0 to π/2। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2I1 की वैल्यू कितनी थीटा हो चुकी। अब उसके आगे 0 to π/2। ठीक है, अब यहाँ पर 2I1 की वैल्यू I1 की वैल्यू निकालें मुझे डायरेक्टली बस। अब आप देख सकते हैं 2I1 बराबर जब लिमिट पुट करूँगा तो कितना आएगा π/2 माइनस के 0। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास π/2 और जो 2 है ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इसकी 2 होगी। तो I1 का मान कितना है हमारे पास π/4 आ चुका π/4। अब उसके आगे थोड़ी मिसप्रिंट गलती हो रही शायद मुझसे, क्या हम इसको चाहे इक्वेशन फर्स्ट बना ले और उसको सेकंड और इसको थर्ड, क्यों अब आप देखते रहिए सॉरी इसको थर्ड बना लिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2 + 3 लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद जो हमारे पास I1 का मान आए इस समीकरण 1 में रखेंगे जोड़ से यहाँ पर। ठीक है, इसको I1 मानना था मैंने, यहाँ पर ये थीटा हो गया और जी लिमिट कितनी 0 to π/2
और इसको I1 मान लिया, ठीक है, इसको यहाँ पर। अब इसमें आगे जब इसका हल करेंगे क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कितना हो जाएगा ये I1, सॉरी थीटा की लिमिट कितनी थी 0 to π/2, और I1 का मान कितना हमारे पास π/4, और वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस है ना हमारे पास I1, तो π/4 माइनस के हो जाएंगे। तो उसके आगे जब यहाँ पर लिमिट इसकी पुट करता हूँ मैं, तो π/2 माइनस के 0 और माइनस के π/4, तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस के π/4, ये हो जाएगा हमारे पास 2π और माइनस के पाई, तो π/4 ही रहेगा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर, 4 ही रहेगा। कितना ये हो जाएगा 4π माइनस के 2π/8, तो 2π/8, तो π/4 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए और हम पेपर में एग्जाम से आसान तरीके से कर पाए। यह क्वेश्चन सेम टू सेम ना करके इसी प्रकार के आ पाए तो आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसके साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।